सीखते हैं प्रोविजन के बारे में। प्रोविजन, कंटेंजेंट एसेट और कंटेंजेंट लाइबिलिटीज, ये चीज़ें क्या होती हैं, इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर सर एक पूरा स्टैंडर्ड लिखा गया है जिसका नाम है IS 37। प्रोविजन, कंटेंजेंट एसेट्स, कंटेंजेंट लाइबिलिटीज के ऊपर जो स्टैंडर्ड लिखा गया है वो 37। सबसे पहली चीज़, प्रोविजन क्या होती है सर? प्रोविजन लाइबिलिटी को कहते हैं ऐसी लाइबिलिटी जिसमें टाइम या अमाउंट का पता ना हो। लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइम और अमाउंट। ऐसी लाइबिलिटीज जिसमें या टाइम का या अमाउंट का दोनों में से किसी एक चीज़ का पता ना हो तो उसको हम लोग प्रोविजन कहते हैं। इस बात का मतलब क्या है? देखो यार, आपका रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में एक बंदे ने आकर खाना खाया और उस बंदे को फूड पॉइजनिंग हुई। उसने आपके खिलाफ केस कर दिया। अब जब उसने आपके खिलाफ केस कर दिया तो आपको पता है कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन लगाना है। ऑब्लिगेशन आ गई है, पास्ट में इवेंट भी हो गया है और फ्यूचर में आपसे आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा, कंफर्म है कि होगा। आपको पता है कोर्ट ने आपके ऊपर फाइन लगाना है। ये नहीं पता कब लगाना है क्योंकि अभी फैसला हुआ नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है। और ये भी नहीं पता कितने का फाइन लगेगा। तो भाई, ना टाइम का पता है और ना अमाउंट का पता है। अगर किसी एक चीज़ का भी पता ना हो तो उस तरह की लाइबिलिटीज़ को हम लोग प्रोविजन का नाम देते हैं। प्रोविजन ऐसी लाइबिलिटीज़ हैं जिसमें टाइमिंग या अमाउंट का पता ना हो, उसको हम प्रोविजन कहते हैं। आपने लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से और आपको ये लोन जो है ये 10 इंस्टॉलमेंट में रीपे करना है। हर महीने की पहली तारीख को आपको 10-10 हज़ार रुपये पे करने हैं। तो ये 10 हज़ार की लाइबिलिटी क्या लाइबिलिटी है या प्रोविजन है सर? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है। यहाँ पे मुझे टाइमिंग का भी पता है और अमाउंट का भी पता है। तो ऐसी लाइबिलिटी, इनको सिर्फ लाइबिलिटी कहते हैं। लेकिन वो लाइबिलिटीज जिसमें टाइम या अमाउंट किसी एक चीज़ का पता ना हो, कंफर्म ना हो, उसको हम प्रोविजन कहते हैं। तो यार, ठीक। कोर्ट ने अभी फाइन लगाया नहीं है। कोर्ट ने अभी कोई फाइन आपके ऊपर नहीं लगाया। क्या इस तरह के फाइन्स को अपने पास आज ही एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेना चाहिए? नहीं सर, नहीं होनी करना चाहिए। चाहिए। नहीं करना चाहिए। और लांतियों, कल परसों जो प्रूडेंस के बारे में सीखा था उसने क्या कहा था? नहीं, उसने कहा था Statement सर करनी। अपने लाइबिलिटीज को ओवरस्टेट अंडरस्टेट ना करो। हाँ, कंसील ना करो। अगर आपको पता है कि आपके ऊपर हाँ। लाइबिलिटी आ गई है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। उसने कहा जी था सर। कि एसिड शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। हाँ। Liability should not be हाँ जी, understood. एसिड शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड। उसने कहा था अपने एसिड्स को ना बढ़ाओ। एंड लाइबिलिटीज शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। और अपनी लाइबिलिटीज को जो है वो अंडरस्टेट ना करो, छुपाओ नहीं, कंसील ना करो। शुड नॉट बी अंडरस्टेटेड। तो हमने कहा सही है सर, हम लाइबिलिटीज को नहीं छुपाते, हम लिख लेते हैं। मसला ये है कि सर अमाउंट का नहीं पता, तो कैसे लिखें? तो यार, कोई ना कोई एस्टिमेटेड फिगर्स होंगी, अंदाज़ा होगा उस दिन के भाई इतना इतना फाइन लग सकता है। वो जो भी एस्टिमेटेड फिगर्स होंगी उनमें से बेस्ट एस्टिमेट के ऊपर हम लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे। अब वो बेस्ट एस्टिमेट का मतलब क्या है वो भी हम सीखते हैं सर। लाइबिलिटीज़ को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि मेरे ऊपर लाइबिलिटी तो आ गई है, मुझसे पैसा जाएगा, पास्ट में इवेंट भी हो गया, उस बंदे को उसका मैदे का कैंसर हुआ है या उसको जो भी फूड पॉइजनिंग की वजह से उसको डैमेजेस हुई हैं, तो दैट्स वाई आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ गई है। पास्ट में इवेंट हो गया और आपसे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा। ये नहीं पता कब होगा, कितने का होगा, लेकिन होगा सही। तो लाइबिलिटी आ गई है। और प्रूडेंस ने साथ ये भी कहा था कि एक्सपेंस शुड रिकॉर्ड व्हेन इट्स इंडिकेटेड। हम्म। कहा था ना, एक्सपेंस शुड रिकॉर्ड व्हेन नेट्स इंडिकेटेड। इंडिकेटेड। जब एक्सपेंस इंडिकेट होते हैं तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर लो। एंड इनकम शुड रिकॉर्ड व्हेन इट्स कंफर्म। और इनकम को सिर्फ उस वक्त रिकॉर्ड करो जब वो कंफर्म हो जाए। तो यार, प्रूडेंस साहब की इस बात को मानते हुए मैं प्रोविजन को अपने पास रिकॉर्ड करूंगा।
So initial measurement are recording of provision. Provision should record at their best possible estimate. Provision should record at their बेस्ट पॉसिबल। मुझे इंडिकेशन मिल गई है कि मेरे ऊपर फाइन लगेगा जो मेरा एक्सपेंस है। हाल तो मैंने वो फाइन अभी पे नहीं किया, तो एक्सपेंस के साथ साथ लाइबिलिटी भी है क्योंकि पे करना है। लेकिन सर इस लाइबिलिटी की टाइमिंग या अमाउंट में कुछ अनसर्टेनिटी है, तो दैट्स वाई इस तरह की लाइबिलिटीज को हम क्या नाम देते हैं? प्रोविजन। फिर भी रिकॉर्ड तो करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? प्रोविजन शुड रिकॉर्ड एट देयर बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट। अब इस बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट का मतलब क्या है वो सीखते हैं सर। देखो आपका एग्जामिनर आपको दो पार्टीज का कंपैरिजन करवाएगा, लीगल एडवाइजर वर्सेस जनरल पब्लिक। आपके खिलाफ जो केस हुआ है उसमें आपका जो कम वकील है, लीगल एडवाइजर है, वो आपको कहता है कि आपके ऊपर फाइन लगेगा $1 लाख का, अंदाजा ये। और आपका दोस्त पागल सा एक बंदा है, वो कहता है यार ये वकील पागल है, इसको कुछ भी नहीं पता, तुझ पे जो फाइन लगेगा वो 80,000 का है। किसकी बात मानोगे? लीगल एडवाइस। लीगल लीगल एडवाइजर। एडवाइजर की एस्टिमेट बेहतर रहेगी ना। वो दोस्त तो पागल है, उसका तो दिमाग ही नहीं है। सही है। यस सर। लीगल एडवाइजर की एस्टिमेट कौन सी होंगी सर? बेस्ट एस्टिमेट इन दोनों में से किसकी कंसिडर करेंगे? लीगल एडवाइजर की। अच्छा, फिर ऑप्शन नंबर 2 ये है, लीगल एडवाइजर विद डिफरेंट ओपिनियन। ऑप्शन नंबर 2 इज लीगल एडवाइजर विद डिफरेंट ओपिनियंस। लीगल एडवाइजर साहब आपको ये कहता है, लीगल एडवाइजर साहब आपको ये कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आपके ऊपर ₹1,00,000 का फाइन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि हो सकता है आपके ऊपर 70,000 का फाइन लगे। और उसके डैमेजेस इतने संगीन लेवल के हैं कि अगर उसको वो बीमारी पड़ी इस फूड पॉइजनिंग की वजह से, तो फिर तो सर बड़ा खतरा है, आप पे 1.5 लाख का फाइन लगेगा। अब उसने 3 ऑप्शंस दिए, कौन सी बेस्ट एस्टिमेट होगी? तो पागलों की तरह डेढ़ छोटी लाख बड़ी फिगर को देखकर हम डिसाइड नहीं करेंगे। यहाँ पर उसने सर एक ऑप्शन नंबर। लिखा होगा कि सिग्निफिकेंट चांसेस इज दैट फाइन विल इम्पोज्ड ऑफ 1 लाख, मोस्ट लाइकली चांसेस इज दैट फाइन विल बी इम्पोज्ड ऑफ 70,000। तो जिसके साथ भी वो सिग्निफिकेंट चांसेस लिखेगा ना, कि इसके आने के सबसे ज़्यादा चांस, तो वो हमारी बेहतर बेस्ट एस्टिमेट कंसिडर होगी। आपके ख्याल में, आपके जहन में प्रूडेंस चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, आप बड़ी फिगर को ज़्यादा एक्सपेंस को लिख रहे हैं, लेकिन जो जी स्टैंडर्ड जी। की बात है वो ये है कि जिस भी ऑप्शन के सिग्निफिकेंट चांसेस होंगे या जिसके मोस्ट लाइकली चांसेस होंगे, सबसे ज़्यादा अकरेंस के चांसेस होंगे, वो हमारी बेस्ट एस्टिमेट होगी। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है कि मोस्ट एस्टिमेटेड चांसेस 70,000 के, तो यही बेस्ट एस्टिमेट है, इसी पे हम रिकॉर्ड करेंगे। वो कहता है कि सिग्निफिकेंट चांसेस 1 लाख के हैं, तो यही बेस्ट एस्टिमेट है, इसी पे रिकॉर्ड करेंगे। ओके। ठीक है सर। तीसरी ऑप्शन ये है, अगेन लीगल एडवाइजर विद डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन उसने इस दफ़ा आपको परसेंटेजेस दे दिए। लीगल एडवाइजर विद डिफरेंट ओपिनियन, लेकिन इस दफ़ा उस साहब ने आपको परसेंटेजेस, वकील साहब कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 ये है, ₹1,00,000 का फाइन लगेगा। वो कहता है ऑप्शन नंबर 2 ये है, 70,000 का फाइन लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 ये है कि आप पे 1.5 लाख का फाइन लगेगा। लेकिन अब उसने चांसेस भी दे दिए कि सर 50% चांसेस है कि ये फाइन लगे, 30% चांसेस है कि ये फाइन लगे, 20% चांसेस है कि ये फाइन लगे। अब क्या पचास करेंगे? परसेंट पागल लोग अब कहेंगे कि 50% वाले, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसने कहा कि सर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करो जिसका नाम है एक्सपेक्टेड वैल्यू। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है सर? एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू का ये कहती है कि डिसीजन मेकिंग में किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करो, सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए वैल्यू कंसिडर करने का। सही है। क्या होती है ये एक्सपेक्टेड? हम सीखते हैं सर। जिस चीज़ के जितने परसेंट चांसेस हैं उसके ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई करो। ₹1,00,000 के कितने परसेंट चांस हैं सर? 50%। हजार। तो लाख का 50% कितना आता है? 50,000। 70,000 के कितने परसेंट चांसेस हैं? 30%। 70,000 का 30% कितना आता है सर? 21,000। 21,000। 1.5 लाख का कितने परसेंट चांस है सर? 20%। 1.5 लाख का 20% कितना आता है सर? 30,000। 30,000। तो वही ये कितना हुआ? 1,01,000।
तो भाई मेरा प्रोविजन कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए सर? 1,01,000 रुपये। ये वैल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की? मैंने सब ऑप्शंस को कंसिडर किया, उनमें से मैंने एक एवरेज वैल्यू निकाली। ये मेरा बेस्ट पॉसिबल एस्टिमेट होगा। तो भाई ये 3 केसेस हो सकते हैं, इसमें से आपको बेस्ट एस्टिमेट सेलेक्ट करनी है, उस पर अपनी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है। या तो वो सिंपल लीगल एडवाइजर और जर्नल पब, आपको मोस्टली उसने यही दिया होगा कि लीगल एडवाइजर ये कह रहा है, जर्नल पब, तो भाई लीगल एडवाइजर की बात सही है, वो उठाओ। अगर वो कहता है लीगल एडवाइजर विद डिफरेंट ओपिनियन, तो जिसके सिग्निफिकेंट चांसेस मोस्टली लाइकली जिस ऑप्शन के हैं वो उठाओ, उस पर रिकॉर्ड करो। अगर वो कहता है सर लीगल एडवाइजर विद डिफरेंट ओपिनियंस हैं और परसेंटेजेस दी हुई हैं, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू अप्लाई करो। समझ आती है? जी Yes, सर। sir. ओके। ओके Yes, चलो sir. रिकॉर्ड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम डबल एंट्री करते हैं सर। क्या डबल एंट्री करेंगे यार? सर, एक्सपेंस है तो डेबिट होगा। गुड हो गया। आप पे फाइन पेनल्टीज रख रहे हैं तो आपका एक्सपेंस है, डेबिट हो गया। सुबहान अल्लाह, गुड, माशाल्लाह। क्रेडिट साइड पर क्या लिखूंगा? क्या ये डेट साइड एक्सपेंस पे पे किया प्रोविजन है? आनी चाहिए। प्रोविजन आनी तो चाहिए। liability है एक्सपेंस तो provision अनपेड। आनी. ये लाइबिलिटी है, तो अभी अनपेड है लाइबिलिटी, लेकिन इसमें अनसर्टिनिटी है, दैट्स वाई इस तरह की लाइबिलिटीज को हम लोग क्या नाम देते हैं सर? प्रोविजन। प्रोविजन। Provision. एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं सर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। प्रोविजन कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं लायबिलिटी। सर? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पोजीशन में। ये अकाउंट्स क्या जी होते हैं सर। सर? ये तो फॉर द ईयर होते हैं, इनका कोई ओपनिंग कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता। नहीं होता। और ये अकाउंट्स कौन से होते हैं सर? ये तो चेन अकाउंट्स होते हैं, इनका तो क्लोजिंग बैलेंस भी होता है और इनका ओपनिंग बैलेंस भी होता है। अच्छा हो गया सर, अच्छा हो गया, गुड हो गया, गुड हो गया भाई। ये कहानी है 2001 की। ये कहानी कब की है सर? 2001 की। जी सर। 2001 में। चलो मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ, ये अभी तक समझ आई है? जी Yes, सर। sir. चलो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जिस एग्जांपल में एक लॉरी ने एक बंदे की शॉप को डैमेज किया, एक्सीडेंट हुआ, और वो गाड़ी सीधी जो है वो एक शॉप में घुस गई। शॉपकीपर ये बता रहा है कि यार मेरी दुकान में बड़ा नुकसान हुआ है, और तू मुझे $30,000 दे इसके बदले में। लॉरी ओनर्स या ड्राइवर ऑफर देम 6,000। इसने कहा नहीं भाई, 30,000 तो बहुत ज़्यादा है, मैं तुझे कितने पैसे दूंगा? 6,000। 6,000। क्या दोनों की बात बनेगी? नहीं। नहीं sir. नहीं बनेगी ना, बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात नहीं बनी। बात कहाँ चली गई सर? बात कोर्ट में चली गई, और कोर्ट में जब बात जाती है तो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट्स। लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट्स विच मीन दैट लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट विच मीन दैट कि अब बात कोर्ट में चली गई। और जब बात कोर्ट में गई ना, तो कोर्ट में जब हमारे लीगल एडवाइजर ने केस की असेसमेंट की, उसने कहा कि यार ये तो इतना संगीन जुर्म है, आपने अंदर इतना बड़ा लॉस किया है, शॉप के अंदर घुस गए और चीज़ें ख़राब की हैं, उसके अंदर उसका एक पेट था कुत्ता, वो भी जख्मी हुआ है, और बड़े आप पे फाइन लगेंगे। उसने कहा चांसेस ये हैं कि आपके ऊपर फाइन लगेगा 50,000 का। प्रोविजन कितने पे रिकॉर्ड करोगे? 50,000. सर आप। क्योंकि अब उस बंदे को भी समझ आ गई है कि भाई अब तो मुझे 50,000 तक मिलने हैं। जी तीस सर। हजार वो नहीं मानेगा, अब 30,000 की बात गई खत्म। ओके। सो प्रोविजन शुड जी। रिकॉर्ड एट 50,000। कब सर? 2001 में। एंट्री पोस्ट की हमने डेबिट एक्सपेंस, हमारा खर्चा हो गया। हम कौन है? हम तो लॉरी वाले हैं। कितने का एक्सपेंस हुआ सर? 50,000। क्रेडिट साइड पर क्या लिखूंगा? जी। प्रोविजन कितने का? 50,000। जब डबल एंट्रीज हो जाती हैं, फिर उसके बाद अगला काम किस चीज़ का होता है दोस्तों? सर लेजर बनता है। लेजर्स बनते हैं। यार ये बंदा बहुत समझदार है। एक्सपेंस का लेजर बना, और दूसरा लेजर बना सर किस चीज़ का?
प्रोविजन के। प्रोविजन का। ये एक्सपेंस को मैंने 50,000 से डेबिट कर दिया, प्रोविजन को मैंने जी। 50,000 से क्रेडिट कर दिया। साल खत्म हुआ लेकिन अभी तक कोई केस का फैसला नहीं आया। पाकिस्तानी कोर्ट्स है ना, यहाँ पर इस एक्सपेंस को मैं क्लोज करूंगा 50,000। नाम साथ क्या लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट और लॉस में चार्ज होते हैं और प्रॉफिट और लॉस के अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होते। तो यहाँ से उठकर ये चीज़ जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है और दूसरी साइड होती है सर क्रेडिट साइड। यहाँ पर ये फिगर किस साइड पर है? सर इधर क्रेडिट है ये। तो प्रॉफिट और लॉस में किस साइड पर जाएगी सर? सर डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पर, क्योंकि जब भी क्लोजिंग बैलेंस ने उठकर, ये फाइनल बैलेंस ने कहीं उठकर जाना है ना, तो ये अपोजिट साइड पर जाया करेंगे। जी। ओके हो गया सर? ओके हो जी गया। तो सर। प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस है इधर से क्रेडिट, लेकिन उठकर यहाँ पर किस साइड में आएंगी सर? डेबिट साइड पर। कितनी फिगर लिखेंगे सर? 50। तो प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस कितना चार्ज किया इस साल में हम लोगों ने? 50। 50,000 सर। चलो जी, प्रोविजन को क्लोज करते हैं दोस्तों। 50,000, 50,000, क्या लिखूंगा? क्लोजिंग में कितना? 50, क्योंकि प्रोविजन क्या है सर? प्रोविजन तो लाइबिलिटी है। प्रोविजन तो क्या है सर? लाइबिलिटी। कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। उन अकाउंट्स का नाम क्या होता है सर? चेन अकाउंट्स। चेन अकाउंट्स का मतलब ऐसे अकाउंट्स जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस भी हैं और ओपनिंग बैलेंसेस भी हैं। ओपनिंग बैलेंस। अगले साल शुरू हुआ, अगले साल में प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। कितने रुपए का सर? 50,000। क्या एक्सपेंसेस का ओपनिंग बैलेंस है? नहीं होगा। नहीं है ना? नहीं। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं। चलो यार, एट एंड ऑफ ईयर 2, दूसरा साल खत्म हुआ, अभी तक कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया, लेकिन लीगल एडवाइजर ने कहा, लीगल एडवाइजर रीअसेस्ड द एस्टिमेट, क्योंकि ये तो एस्टिमेटेड फाइन था, एस्टिमेट चेंज हो सकते हैं, होते रहते हैं सर। हमारा वकील बड़ा तगड़ा था, उसने कहा मैंने ऐसे एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं कि जज बड़ा इम्प्रेस हुआ है, और हम पे जो फाइन लगेंगे वो सर 35,000 के लगेंगे। अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी बात है। कितने से अच्छी बात है सर? 15,000। 15,000 से अच्छी बात है सर। तो दूसरे साल में व्हाट शुड बी चार्ज टू SOPL एंड रिकॉर्ड इन SOFP एज लाइबिलिटी। SOPL में हम लोग इनकम या एक्सपेंस कितना लिखेंगे, और रिकॉर्ड इन 35,000। SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लोग लाइबिलिटी कितनी लिखेंगे? मेरा आंसर होगा सर, मैं एक प्रोविजन का अकाउंट बनाऊंगा, इस प्रोविजन के अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा सर। व्हाट वाज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर सेकेंड? 50,000। कितना था दोस्त? 50,000। 50,000। और दूसरे साल के आखिर में उसने कितनी लाइबिलिटी आपको बताई? 35,000। 30। आखिर में जो बता रहा है क्लोजिंग लाइबिलिटी है ना, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट जी। पे लिखा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लाइबिलिटी शुड बी ऑन डेबिट। डेबिट साइड सर। तो दोस्त कितनी फिगर उसने आपको बताई? 35,000। 35,000। इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी? डिक्रीज है। डिक्रीज। डिक्रीज इन प्रोविजन आ गई सर। क्या बात है, डिक्रीज इन प्रोविजन आ गई सर, डिक्रीज इन प्रोविजन। कितने से डिक्रीज आया प्रोविजन में? 15,000। चलो जी, डिक्रीज इन प्रोविजन रिकॉर्ड करता हूँ, डिक्रीज इन प्रोविजन। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, और जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। सर डेबिट होगी। शर्जील तू बता। सर डेबिट होगी। डेबिट होंगी लाइबिलिटीज किस नाम से? प्रोविजन के नाम से। कितने से डिक्रीज हो रही है?
सर 15,000। और क्रेडिट साइड पर क्या लिखूंगा? एक्सपेंस, मेरा खर्चा भी तो कम हुआ ना। 15,000। तो प्रोविजन को मैं कितने से डेबिट कर रहा हूँ? ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हम प्रॉफिट और लॉस में भेजेंगे। 50,000 से बात कितने पे आ रही है सर? 35,000 पे। कितने से प्रोविजन कम हुई है सर? 15,000 15,000। तो दूसरे साल के आखिर में हम लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड करेंगे? 35 सर दूसरे साल का मतलब सेकंड ईयर के एंड पे लाइबिलिटीज कितनी रिकॉर्ड होंगी सर? 35 35। 35,000। उसमें 35 था। प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस कितना चार्ज करेंगे सेकंड ईयर में? 35 35,000। ऑलरेडी कितना चार्ज कर चुके हो? 50,000 50,000। 50,000 का वो चार्ज किया हुआ है, 35,000 का और चार्ज करोगे तो आप लोग इससे रिलेटेड कितना नहीं, एक्सपेंस लिख रहे हो? ये तो ज्यादा हो गया ना। ये तो बहुत गलत हो जाएगा सर। इस साल, हम दूसरे इसको साल में मैं कोई एक्सपेंस चार्ज नहीं करूंगा, मैं रिडक्शन इन एक्सपेंस चार्ज करूंगा। जी जी मैं इनकम लिखूंगा, रिडक्शन इन एक्सपेंस लिखूंगा। कितने से? 15,000। क्योंकि मैं 15,000 ऑलरेडी 50,000 का एक्सपेंस लिख चुका हूँ, वो 15,000 से कम हो गया, उस कमी को मैं इस साल में रिकॉर्ड करूंगा। जब आप 15,000 से अपना एक्सपेंस इस साल कम कर लोगे, आपका टोटल इफेक्ट कितना हो जाएगा एक्सपेंस का? 35। और होना भी कितना चाहिए? 35 होना भी यही चाहिए। सो प्रॉफिट और लॉस की जब वो बात करेगा ना, तो आपने इस अकाउंट का इंक्रीज या डिक्रीज देखना है। प्रॉफिट और लॉस में हमेशा चेंज आता है, चेंज, इस साल का चेंज। इस साल का इफेक्ट ठीक। कितना है? इस साल के शुरू में कितनी लाइबिलिटी थी? 50,000 50,000। अभी साल के आखिर में कितनी है सर? 35,000। 35 इस साल में कितनी कमी आई है? 15,000। 15। 15,000 इस साल का जो है वो कमी इन एक्सपेंस, रिडक्शन इन एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करेंगे इस साल में? 15,000। 15,000 सर। वेरी सिंपल ना? जी सिंपल है ना? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। अगले साल के आखिर में उसने कहा यार वो तो बंदा मर गया है। एट एंड ऑफ ईयर 3 चलो उसका जो पेट था ना वो मर गया, और लीगल अब एडवाइजर बोलो डरा हुआ है। उसने दोबारा आपको कहा, आपका क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं होता वैसे, मैं आपके साथ गप्पे लगा रहा हूँ तो। एट एंड ऑफ ठीक है ईयर सही 3 है। लीगल एडवाइजर रीअसेस्ड द प्रोविजन टू, या एस्टिमेट टू 65,000। क्या होना चाहिए सर? सर इंक्रीज इन प्रोविजन होगा। इट शुड बी रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस in year 3, and what should be recorded as a liability for year 3? एसओएफपी में तीसरे साल के आखिर में हम कितनी लाइबिलिटी लिखेंगे? तो यार बड़ा सिंपल है। अब देखो, प्रोविजन का अकाउंट बनाओ, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन देखो, तीसरे साल के स्टार्ट में कितनी प्रोविजन थी, तो दूसरे साल के आखिर में कितनी प्रोविजन थी? 35,000। 35,000। तो तीसरे साल की स्टार्ट की प्रोविजन 35,000 है। तीसरे साल के एंड की प्रोविजन मीन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन है, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये ईयर एंड एडजस्टमेंट है, साल के आखिर में होती है सब। 65,000। तो 30 कितने से 30,000 का इंक्रीज आया है सर? 30,000। 30,000 से किस अकाउंट में, किस साइड पर पड़ रहा है ये? सर क्रेडिट। क्रेडिट साइड। तो प्रोविजन का अकाउंट 30,000 से क्रेडिट हो रहा है, इंक्रीज इन प्रोविजन है सर। यस सर। इंक्रीज इन प्रोविजन है सर। इंक्रीज इन प्रोविजन है तो क्या एंट्री पोस्ट करेंगे यार? सर डेबिट सर एक्सपेंस प्रोविजन बड़ा प्रोविजन जो है वो एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो 30,000 से डेबिट। एक्सपेंस को डेबिट करूंगा। प्रोविजन भी बढ़ गई, डेट लाइबिलिटी भी बढ़ी, तो कितने से सर? 30,000 से। फाइनेंशियल पोजीशन में कितनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे? 30,000। 30,000 या ये सर नहीं 65,000 सर। 65,000। प्रॉफिट और लॉस में कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे? सर वो हम जो है वो 30,000। करेंगे 30,000। 30,000। प्रॉफिट और लॉस इज फॉर द ईयर, इसमें सिर्फ चेंज आता है, चेंज, इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है सर। फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं हमेशा, याद रखो। ओके। जी सर।
कंफ्यूजन है? नहीं नहीं सर, बस ये फाइनेंशियल पोजीशन वाला था कि इसमें क्या है। क्या तूने कोई लाइबिलिटी अभी तक पे की है? अभी तक तो कोई नहीं सर। पैसा हम लोगों ने पे नहीं किया ना। नहीं सर। सारा का सारा अनपेड है, सब के सब पैसे पे करने हैं, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी तीसरे साल के आखिर में कितनी है दोस्त? सर 65,000। सारी की सारी रिकॉर्ड करूंगा, 65,000। ठीक है। ओके सर। ठीक है। जी। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि सर कॉन्टेंजेंट एसिड्स क्या होते हैं यार? सर ये तो हमने कर लिया, अभी तक तो हमने लायबिलिटी पे नहीं की, जब लायबिलिटी पे करेंगे तब क्या अच्छा होएगा। चलो कर लिए, चलो चलो चलो, वो भी सीख लो यार, चलो सही है। F2 का पेपर नहीं है, आपका F7 का पेपर है, सीख लो। कोर्ट एक्चुअली settled the case in 70,000 and we pay off the fine. कोर्ट ने ये केस असल में सेटल किया कितने रुपए में? 70,000 और हमने पैसे भी दे दिए। कैश चला गया चला गया। 70,000। लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड की थी वो सारी की सारी खत्म, क्योंकि पैसे दे दिए। जी। कितनी लाइबिलिटी अब तक रिकॉर्ड कर चुके हो? 65 की थी। उतने से लाइबिलिटी का अकाउंट खत्म किया। बाकी 5,000 किस साइड पे? हाँ सर, लोअर साइड पे है ना। लोअर साइड कौन सी है अभी? लॉस। लॉ, डेबिट। डेबिट। तो क्या हुआ है सर? ये लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ है? जी सर। 65,000 के बदले में कितने पैसे देने पड़े? 70। मजीद 5,000 एक्स्ट्रा दिए ना, तो वो आपका एक्सपेंस है, लॉस है। जी। कम दिए होते तो और फिर इसको इसको एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर सकते मजीद 5,000 का एक्सपेंस रिकॉर्ड करूंगा जब वो सेटल हो जाएगी। हैं। ओके। जी सर। चलो यार, कंटेंजेंट एसिड्स का मतलब ऐसे एसिड्स होते हैं जिनका मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है किसी दूसरे एसिड के इवेंट के होने या ना होने के ऊपर। ठीक। क्या मतलब है इस बात का? एसिड्स which occurrence or not occurrence is depend upon the occurrence or not occurrence of another event. ये कैसे याद किया। Acids which occurrence or not occurrence are depend upon याद नहीं करना, समझना है। ठीक है सर। ऐसा एसिड जिसका मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है किसी दूसरे इवेंट के होने या ना होने के ऊपर। 9। शर्जील को घर वालों ने कहा कि तेरी शादी हम उस लड़की से करवाएंगे। क्या नाम है इस लड़की का? पुरानी, सपना। पुरानी सपना, पुरानी वो हिंदी फिल्मों में जो नाम होते हैं ना, वो सपना के साथ शर्जील की शादी होगी, घर वाले कह रहे हैं, लेकिन शर्त क्या रखी हुई है सर? ACCA करेगा। हाँ। तो ये एसिड या मिलना या ना मिलना डिपेंड करता है इस दूसरे इवेंट के होने या ना ना होने। होने के। ऐसे ये एसिड्स को हम तो लोग कौन से एसिड्स कहते हैं सर? कंडीशनल कंटीजेंट एसिड्स भी। एसिड। कंटेंजेंट एसिड। कंटेंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंसी, डिपेंड करता है। दूसरे इवेंट पे जब भी एसिड डिपेंड करते हैं ना, उनको हम लोग कंटेंजेंट एसिड्स कहते हैं। सर ये सर जो 2 मिनट। दुकान वाला था। हाँ अच्छा। हाँ। सर वो जो दुकान वाला था उसके लिए वो जो 70,000 रुपये था वो कॉन्टीजेंट एसिड था कि वो नहीं। मिले नहीं मिले पता नहीं। अच्छा कह दो चलो उसके लिए कंटेंजेंट एसिड। उसके लिए नहीं सोचना, अपने लिए सोचना है अकाउंटिंग में। ओके। दूसरे बंदे के लिए नहीं सोचना होता। ठीक। चलो।
शर्जील के लिए ये कॉन्टेंजेंट एसिड है। क्या शर्जील को अपने पास ये एसिड रिकॉर्ड करना चाहिए? तो सर डिपेंड करता है कि शर्जील को इस एसिड के मिलने के चांसेस कितने। जी सर। शर्जील साहब अभी पहले पहले पेपर में इस चीज के होने के चांसेस करंटली बिल्कुल 0 से लेकर 5% है। जी। तो शर्जील को ये एसिड मिलने के चांसेस बहुत दूर दूर नजर आ रहे हैं। पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे सर। इग्नोर करेगा ऐसे एसिड्स, रिकॉर्ड नहीं करेगा। और इस तरह की परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं? रिमोट। बहुत दूर है सर। अभी इसका ये इवेंट कंप्लीट होना बड़ा दूर है, तो दैट्स वाई अभी से इसको ये वाली चीज अपने बुक्स में एज ए एसिड रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। एक दिन ऐसा आया कि शर्जील साहब ने एफडी 7 पेपर्स निकाल लिए, स्किल्स में इंटर हो गया। अब उस एसिड के मिलने के चांसेस 50% से लेकर 5% से लेकर 50% तक हो गए सर। 5% से तो चांसेस बढ़े, 5 से लेकर 50% तक चांस हो गया। और इस तरह की सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पॉसिबल। मुमकिन है कि वो चीज़ इसके लिए एसिड बने, और मुमकिन है कि वो, ना ना बने। बन क्योंकि जितने होने के चांस हैं उतने ही ना होने के चांस। ना होने चाहिए। क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? सर, करना चाहिए। क्योंकि इसने बड़ी मेहनत की है 7 पेपर निकालने। लेकिन प्रूडेंस आएगा और वो कहेगा यार जितने होने के चांस हैं एग्जैक्टली उतने ही और ना होने के चांस है। एसिड्स को ओवर स्टेट नहीं करना। दैट्स वाई इस तरह के ओवर एसिड्स स्टेट को नहीं भी हम करना। लोग क्या करेंगे सर? इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करेंगे सर। शर्जील को तो इग्नोर करना पड़ेगा। अब क्या हो सकता? चलो ये भाई आखिर क्या हो गए भाई? आखिर प्रोफेशनल पेपर्स में इंटर हो गए। मेन एसिड्स के मिलने के चांसेस 50% से भी बढ़ गए हैं। जी सर। 50% से लेकर 95% तक है। क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल पेपर जो है वो 3-4 दफा फंस सकता है, और एक दफा 6 महीने की एक अटेम्प्ट है। तब तक वो बच्ची वेट नहीं करेगी, वो शायद कहीं और। तो कुछ ना कुछ ये अनसर्ट बात ठीक ही है सर आपने। कुछ ना कुछ वेट नहीं अनसर्टेनिटी, करेगी वो। कुछ ना कुछ स्टिल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो अब इसके एसिड के बिल्कुल। मिलने के चांसेस पॉसिबल से तो ज्यादा है। पॉसिबल से ज्यादा चांसेस को हम लोग कहते हैं प्रोबेबल। अब प्रोबेबल है कि उसको ये एसिड मिले, लेकिन स्टिल सर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। तो दैट्स वाई प्रूडेंस कहता है यार स्टिल इसको रिकॉर्ड ना करो। हमने कहा सही है सर। इग्नोर भी नहीं कर सकता क्योंकि शर्जील लड़ पड़ेगा सर। अब कैसे मैं इसको इग्नोर करूं? इतनी मेहनत की है प्रोफेशनल तक आ। अगर सर सही है। तो क्या होगा सर? ना प्रूडेंस को कर सकते हैं ना इसको। तो फिर हम इस तरह के एसिड्स को सर एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, मैं इसको फाइनेंशियल पोजीशन में एज एसिड रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन एक और स्टेटमेंट है जिसका नाम है नोट्स टू द अकाउंट्स। क्या नाम है सर? नोट्स टू द अकाउंट्स। क्योंकि नोट्स टू 5 द। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं: प्रॉफिट और लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लोज, चेंजेस इन इक्विटी, और लास्ट में जो है वो नोट्स टू द अकाउंट्स। तो इस तरह के एसिड्स को फिर हम नोट्स टू द अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे। वहां पर लिखेंगे यार हमारे पास ऐसा एसिड भी है जिसके चांसेस 50% से तो ज्यादा हैं लेकिन 95% से कम है। इस तरह के एसिड्स को क्या कहते हैं? कौन सा एसिड से? प्रोबेबल। और एक दिन जी। ऐसा आएगा कि बस शर्जील का इसी से हो जाएगा और घर वाले बात मान जाएंगे, और वो एसिड के चांसेस जो है वो 95% से ज़्यादा हो गए। अब जब वो 95% से ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब शर्जील का बिल्कुल आखिरी पेपर चल रहा है। अब वो मान ही जाएंगे, इसके पास सिविक भी है, तो इसका मतलब वर्चुअली सर्टन है कि वो चीज़ इसके लिए एसिड बनेगी। और अब जाकर ये इस एसिड को अपने पास अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेगा एज एन एसिड्स इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक क्लियर है? है। क्लियर है या बताऊं दोबारा? ठीक है सर। दूसरा सर कोई बंदा, और कोई और एग्जांपल दूं? वही बिजनेसेस में भी ही होता है दोस्त। ऐसा ही चलता है कि एक एसिड के ऊपर केस चल रहा है। अब वो अगर केस जीतते हो तो वो एसिड आपको मिलेगा, केस नहीं जीतते हो तो एसिड आपको नहीं मिलेगा। केस के ठीक है जीतने के चांसेस कितने हैं? 5%। तो इस तरह के एसिड को इग्नोर करेंगे। जीतने के चांसेस 50% से ज्यादा है
एसिड ठीक है सर। मिलने के चांसेस तब 5 से लेकर 50 से लेकर 95% तक है, या 95% से ज्यादा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। आपको ये परसेंटेजेस, इनके वर्ड्स और इनकी ट्रीटमेंट याद रखनी। रिमोट सर एसिड ये को क्या करते क्वेश्चन हैं? रिमोट डी एसिड को होंगी सर। रिकॉर्ड, इग्नोर इग्नोर, इग्नोर इग्नोर, इग्नोर। पॉसिबल एसिड को क्या करते हैं सर? इग्नोर इग्नोर सर। प्रोबेबल एसिड्स को क्या करते हैं? सर सर नोट्स इन द बुक्स में नोट्स टू द लिखेंगे। डिस्क्लोज अकाउंट्स में कर। डिस्क्लोज करते और नोट्स में। रिकॉर्ड कब करेंगे एसिड को? 95% से, जब वर्चुअली सर्टन होगा। जी सर। इसी तरह होता है सर कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जो डिपेंड करती हैं किसी दूसरे इवेंट पे सर। अंजला ने लोन लिया, अंजला ने लोन शर्जील को लिया सपना सर। दिलाओ, हंजला को सुमन, कर्ज दे जा रहे हैं। आर यू? गुड आफ्टरनून, फाइन। जस्ट गिव मी 10 minutes, आई एम वाइंडिंग अप माई क्लास। ओके जी। अंजला क्या कह रहे हो? शर्जील को सपना दिलाई जा रहे हैं, मुझे कर्जा दिलाई जा रहे हैं, मर्जी वाली बात है। अंजला ने लोन लिया एचबीएल बैंक से, तो मैंने इस बंदे की गारंटी उठाई। हैं। और यार ठीक। क्या बात। अंजला यहाँ टाइम पे गलती कर दी। अंजला टाइम पर पैसे पे करता जाएगा। सर अगर मैंने पे अंजला टाइम पर पैसे पे नहीं करता तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैंने पेमेंट करनी है। यस जी सर। सर। तो मेरी जो लाइबिलिटी है डिपेंड कर रही है हंसला की पेमेंट्स के ऊपर। यस सर। मेरे लिए कौन सी लाइबिलिटीज हैं? सर अंजला। कंटिजेंट। कंटेंजेंट। कौन सी लाइबिलिटीज हैं? कंटेंजेंट लाइबिलिटी। कंटिजेंट। हंसला बिल्कुल टाइम पर पैसे पे कर रहा है, बिल्कुल इसकी पेमेंट्स टाइम पर हो रही हैं, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी के चांसेस करंटली 0 से लेकर 5% तक हैं। 5%। यस सर। सो रिमोट लाइबिलिटी है मेरे लिए, एंड आई विल इग्नोर दिस लाइबिलिटीज, विल नॉट रिकॉर्ड इन माई बुक्स। ओके। जी सही सर। है। हंसला का बिजनेस क्राइसिस में इंटर हुआ और इसकी पेमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता लेट हो गई, या इसको कोविड हो गया, चलो बिजनेस बंद हुआ, ये करें बंदा, करें। ये बंदा चला गया सर हॉस्पिटल। अब इसका जब बिजनेस रुक गया तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी के चांसेस 5% से बढ़ गए, क्योंकि मुझे इंडिकेशंस मिली कि अब शायद कोविड चल रहा है और सीजन बड़ा खराब है। तो पॉसिबल है हो सर, सकता मुझे शायद मुझे पैसे पे करने पड़े, शायद ना करने पड़े सर। क्या करूंगा मैं इस तरह की लाइबिलिटीज को? इसको भी नहीं सर, प्रूडेंस आएगा यहाँ पे, मुझे हाँ, लग रहा है। प्रूडेंस। इफ आई इग्नोर दिस लाइबिलिटीज देन प्रूडेंस कहेगा सर यू आर कंसीलिंग योर लाइबिलिटीज, यू आर अंडरस्टेटिंग योर लाइबिलिटीज, दैट्स व्हाई प्रूडेंस मुझे इसकी परमिशन नहीं देगा। और जी मैं अपनी सर। बुक्स में 50% वाली लाइबिलिटीज रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, तो ना इग्नोर कर सकता हूँ, ना रिकॉर्ड कर सकता हूँ, देन क्या करूँगा सर? सर डिस्क्लोज नोट्स। करूँगा, नोट्स में डिस्क्लोज। नोट। ओके, नोट्स में डिस्क्लोज करूँगा सर। ठीक है। अंजला को वेंटिलेटर्स पे, सही है, गुड। तो इट्स मीन दैट के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं सर। लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ जो है वो नज़र आ रहा है कि शायद बच जाए, शायद बच जाए, तो ऐसी लाइबिलिटीज को हम प्रोबेबल कहते हैं, बट स्टिल अनसर्टेनिटी है। तो जब कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है इस तरह की लाइबिलिटीज को, फिर हम लोग क्या नाम देते हैं सर? प्रोविजन। अब मैं इसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं इसको फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन मैं इसको प्योर लाइबिलिटी नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा प्रोविजन। क्या नाम दूंगा सर मैं इसको? प्रोविजन। हम्म। और अल्लाह ना करे एक दिन ऐसा आता है कि पैसे मुझे देने पड़ जाते हैं। सही है, 95% से ज़्यादा चांसेस हो गए कि अब पैसे मैं ही दूंगा, क्योंकि अंजला साहब तो रहे नहीं है। तो अब ठीक है। 95% से जब चांसेस ज़्यादा हो गए तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी क्या होगी है सर? वर्चुअली सर्टन, कंफर्म हो गई है। तो इस तरह की लाइबिलिटीज़ को मैं अपनी बुक्स में एज अ लाइबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। सर अब ये प्रोविजन नहीं होगी, प्रोविजन लाइबिलिटी नहीं होगी अब। कंफर्म हो गई है ना, 95% से चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो उसमें कोई अनसर्टिनिटी रही नहीं। हमजला मर गया, उसके पैसे मुझे ही देने हैं सर, उसमें तो कोई अब डाउट है ही नहीं, क्योंकि मैंने ठीक है। गारंटी उठाई थी।
सर मेरा एक सही है। सवाल है हम्म सर, प्रोविजन में ना हमें टाइम का पता होता है ना हमें पैसों का पता किसी होता है, एक चीज इसमें का तो हमें पता, पता होगा ना। हाँ किसी एक चीज का भी पता ना हो तो प्रोविजन है। यहाँ पे मुझे टाइम का भी पता है कि इतने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट था, टाइम पूरा हो चुका है, पैसे वापस नहीं दे रहा, अब वो मर गया है तो इसका मतलब पैसे मुझे देने हैं। तो मेरे लिए अब ये क्या रिकॉर्ड होगी सर? मेरे लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है, मेरे लिए तो अब ये लाइबिलिटी होगी, क्योंकि अब कोई अनसर्टेनिटी इसमें बची नहीं है। जी। ओके। लेकिन लेकिन 50-95 वाले में अभी वो पैसे जा रहे हैं आपको, लेकिन लग रहा है क्या मुझे देने पड़ने ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चांस है। चांस है, तेरे बचने के चांस हैं, शायद तू हाँ। बच जाए। हाँ। सो 5-5% में टाइम हम का नहीं इग्नोर कर पता। रहे हैं। 5% में हम एसिड्स को भी इग्नोर कर रहे हैं, 5% में हम लाइबिलिटीज को भी इग्नोर कर रहे हैं, 95% से ज़्यादा एसिड्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, 95% से ज़्यादा लाइबिलिटीज भी रिकॉर्ड हो रही है। जी। और बीच वाली 2% याद रख लेना। Yes. एसिड्स को हमने इग्नोर करना है, 5 से 50 वाली आपका को, प्रूडेंस लायबिलिटीज को कॉन्सेप्ट हमने है। डिस्क्लोज करना है। ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये आपका वो क्या कहते हैं, IS-37 था। ओके सर। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। ठीक।